केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन से संबंधित पार्ट 5 में बनाने जा रहा हूँ वीडियो बच्चों। कौन सा पार्ट 5? पार्ट 5 का क्वेश्चन रहेगा कि रासायनिक समीकरण को अर्थात केमिकल इक्वेशन को उपयोगी बनाने के क्या उपाय हैं। माने क्या क्या मेथड्स होते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को यूज़फुल बनाने के लिए। हम जो इक्वेशन लिखते हैं उसमें कई सारे मिस्टेक्स होते हैं बच्चे, इसलिए उसको सुधारने का तरीका ये है कि रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। नंबर 1, क्या करना चाहिए जी? तो जो अभिकारक होते हैं अर्थात जो रिएक्टेंट्स हैं उनको तथा उत्पाद जो होते हैं माने जो प्रोडक्ट होता है उनको दोनों के भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल स्टेट को लिख देना चाहिए। माने ये बता देना चाहिए कि कोई भी हम हिस्सा लेते हैं, जैसे जिंक हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया, एल्युमिनियम हुआ, सल्फेट हुआ, ये क्या है? वह ठोस है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। अगर वह ठोस है तो उसके लिए एस सिंबल का प्रयोग करेंगे, द्रव है तो उसके लिए एक क्यू सिंबल का प्रयोग करेंगे या एल का प्रयोग करेंगे, एक क्यू एक्वस के लिए होता है, या लिक्विड का प्रयोग करेंगे। और अगर गैस है तो उसके लिए जी का प्रयोग करेंगे, जी फॉर गैस, एस फॉर सॉलिड और जी फॉर गैस, अर्थात ठोस, द्रव और गैस, अर्थात सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के लिए हम बताते हैं कि वो है क्या। तो इस तरीके से फिजिकल स्टेट को हम अगर लिख दें तो और हमारा इक्वेशन बेहतर हो जाएगा। जैसे मान लो हमने तुम्हें लिखा बच्चे कि जिंक, देखो जिंक क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया किया। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4 से जब यह रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ZnSO4, यह जिंक सल्फेट बनाता है बच्चा, और इसी के साथ यह हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन। तो हम इसको क्या करेंगे, जिंक को लिखेंगे S, यह सॉलिड है, H2SO4 को लिखेंगे AQ या L, यह लिक्विड है। तो इस तरीके से जब ये बनाता है हमारा, तो ये देख लो लास्ट में यह H2 जो है यह गैस हमारा हो जाता है, ठीक है ना, और यह इसका ये लवण है। तो इस तरीके से अवक्षेप जो बनता है यह ZnSO4 का अवक्षेप बनता है। अवक्षेप को हम इस चिन्ह के द्वारा भी लिखते हैं, लास्ट में फाइनली समझाऊंगा। इसी को मैंने नीचे लिखा है बच्चे कि देखो कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो कौन ठोस है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, ये बगल में लिखते जाएंगे। इसके बाद हमने तुम्हें बताया बच्चे कि किसी भी रिएक्शन के फलस्वरूप माने जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो अवक्षेप प्राप्त होता है बच्चे, उस अवक्षेप को हम इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। नीचे की तरफ तीर बनाकर ऐसे दर्शा देंगे तो इसको हम अवक्षेप कहते हैं बच्चे। इस तरह का चिन्ह से तथा गैस को एल से हम सूचित करते हैं, एल नहीं बल्कि देखो गैस के लिए सिंबल बनाते हैं हम ऐसा, तीर का निशान बनाकर ऊपर की तरफ मुँह कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह चिन्ह से सूचित करता है, अर्थात कोई अवक्षेप रहेगा तो नीचे की तरफ ये तीर का सिंबल रहेगा और गैस रहेगा तो ऊपर की तरफ। जो अभिक्रिया के उष्मीय परिवर्तन को भी जानकारी देनी चाहिए। माने समझो कि जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो उसके उष्मा में कितना चेंजिंग हो रहा है, कितना टेम्परेचर उसको मिल रहा है, इसको भी हमें लिखना चाहिए। जैसे मान लो हम लिखते हैं मीथेन गैस, तो मीथेन गैस अगर लिखना हो, मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो मीथेन गैस के लिए हम क्या करेंगे, सिंबल ऐसे लिख लेंगे, चूँकि गैस है, ऑक्सीजन के साथ ये भी क्या है, गैस है। अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी क्या बनता है, गैस बनता है, तथा जल या लिक्विड बनता है। जल को हम क्या करेंगे, लिक्विड लिख सकते हैं, तथा यह 210 कैलोरी ऊर्जा मुक्त करती है। अगर हम इसी को लिखना चाहे बच्चे तो हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ देख लो कि मीथेन को अर्थात CH4 को जब हम O2 से ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है जी, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस बनाता है। गैस के लिए ऐसा सिंबल कर देंगे, तथा जल बनाता है, H2O बना दिया, यह हमारा जल हो गया बच्चे, यह लिक्विड हो गया। प्लस टेम्परेचर, इससे ऊर्जा कितना मुक्त हुआ, 210 कैलोरी ऊर्जा इससे मुक्त हो गई। ये
कैलोरी ज़रूर लिखेंगे बच्चे, अगर पूरा टर्म ये ऊर्जा नहीं लिख पाते हैं। CH4 या मीथेन क्या है, गैस है, नीचे लिख लेंगे मीथेन, इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें, और ये गैस है तो ऊपर का सिंबल बना सकते हैं बच्चे। ऑक्सीजन में भी ऊपर के सिंबल बना सकते हैं, तीर का निशान दे देंगे। इस तरीके से हम इसको इक्वेशन बना कर लिखें ये, और उसके बाद नीचे भाषा में लिख लें। अब कहता है इसमें कि अभिक्रिया में प्रयुक्त दाब अर्थात जो प्रेशर तथा उत्प्रेरक मान कैटलिस्ट का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। प्रेशर, कितने प्रेशर पे हम रिएक्शन करा रहे हैं। उत्प्रेरक क्या होता है बच्चे, किसी भी प्रतिक्रिया को, किसी भी रिएक्शन को गति प्रदान करने का काम ये कैटलिस्ट करता है। माने उसको या तो बहुत तेज कर देता है, नहीं तो बहुत धीमा कर देता है। जैसे मान लो हम इसमें कहते हैं, देखो कि नाइट्रोजन गैस को हमने क्या ले लिया, नाइट्रोजन गैस ले लिया, तो नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ जब हम 150 से 200 वायुमंडलीय दाब, पूरा लिखेंगे हम लोग वायुमंडलीय दाब, इसको हम थोड़ा लंबा कर लेंगे, वायुमंडलीय दाब तथा टेम्परेचर कितना, नीचे लिख लेंगे 450 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो अब हमारा क्या बनता है, तो यही यहाँ पे हम लिख रहे हैं बच्चे, और इसमें उत्प्रेरक भी लगाते हैं। यही नहीं, इसको देख लो, हम यहाँ जो लिखे हैं इसी को लिख रहे हैं, कुछ अलग नहीं लिख रहे हैं बच्चे, देख लो। ये लो हमने लिख दिया यहाँ पर बच्चे, ठीक से लिखना है कि नाइट्रोजन गैस, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हमारा गैस हो गया। तो गैस को ऐसे हमने लिख दिया, इसको हमने अभिक्रिया कराया किससे जी, हाइड्रोजन गैस से, H2 से गैस से रिएक्शन करा दिया, कितना पर, तो ऊपर लिखेंगे हम लोग 150 से 200 वायुमंडलीय दाब, सबसे बेहतर तरीका ये सब लिखने का। नीचे लिखें कितना, 450 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस ताप पर, इतना ताप पर आयरन मोब्लिडियन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे FeMO, आयरन मोब्लिडियम, यह उत्प्रेरक है हमारा। जैसे उत्प्रेरक लगाते हैं इसके प्रतिक्रिया को ये तेज कर देता है बच्चे। HCl2 बनाता क्या है, तो अमोनिया गैस बना देता है, क्या बनाता है, अमोनिया, तो NH3 बना देता है बच्चे। तो यहाँ संख्या 3 है और यहाँ संख्या 2 है, तो इसको हम सम करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो गया, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 6 हो गया। अब यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गया तो इधर नाइट्रोजन 2 कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा बना क्या कि जब कोई नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन से 150 डिग्री से 200 डिग्री 150 से 200 वायुमंडलीय दाब पर आयरन मोब्लिडियन के उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस के ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनिया गैस बन जाता है। ये अमोनिया गैस बन गया। गैस को हम ऊपर के सिंबल से दर्शा देंगे, या हम चाहें तो जी भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक इक्वेशन को ज़रूर लिखेंगे बच्चे। अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें से, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया बच्चे, इसको भी देख लो कि पोटेशियम क्लोरेट उदाहरण है बच्चा, पोटेशियम KClO3, ये हो गया पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड MN2O, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड माने KCl तथा ऑक्सीजन माने O2 बनता है। तो इस तरीके से इसको हम दर्शाना चाहें तो हम दर्शा सकते हैं बच्चे। मैं बढ़ाता हूँ, देखो हमने क्या लिखा, यही देखेंगे कि पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर, तो हम यहाँ इसके इक्वेशन बना रहे हैं। देखो KClO3
इसको हमने क्या कर दिया, गर्म किया। उत्प्रेरक क्या लिया हमने, MN2O मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म कर दिए, तो ये बना हमारा, क्या बना बच्चे, तो ये हमारा बनता है पोटेशियम क्लोराइड, KCl बन जाता है, तथा ऑक्सीजन गैस हमारी क्या हो जाता है जी, मुक्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, यहाँ भी रिएक्शन देखो, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 3 है। संतुलित करेंगे, संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे, तो 2 6 ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन में यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 6 हो गया। अब KCl 2 हो गया, तो यहाँ 2 कर देंगे तो 2 KCl। इस तरीके से यह हो गया पोटेशियम क्लोरेट। हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, इसको ऊपर लिखते हैं इस तीर के ऊपर या नीचे, गर्म करने पर, गर्म करने का सिंबल त्रिभुज की तरह होता है, हमारा पोटेशियम क्लोराइड तो बन गया तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त हो गया। इस तरीके से हम लिख लेंगे कि कोई भी रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि क्या है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।